सवाल में हमें डेटा दिया हुआ है, फाइनल एग्जाम ग्रेड्स का डेटा दिया हुआ है किसी स्टैटिस्टिक्स कोर्स का। और इसमें हमसे पूछा हुआ है स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाएं और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाएं। तो ये जो टॉपिक है ना हिस्टोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हिस्टोग्राम जो डिसाइड करता है कि आपकी डेटा जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट बैठता है। हिस्टोग्राम देख के आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इस पे अप्लाई करनी है। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो फिर आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप जो है प्रेडिक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है, आसान सा इन्होंने दिया हुआ है, स्टेम खुद ही इन्होंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो ये होता है कि आपने जो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट के अंदर खुद से जो है ना ये डेटा जो है गैदर करता है और डेटा को अरेंज करता है। ये डेटा को अरेंज इस तरह से करता है कि आपको डेटा की पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर दो वेरिएशन हमें अलाउ होती हैं, कि स्टेम वेरिएशन अलाउ है और एक लीव वेरिएशन अलाउ है। तो फिर हम लोग देखते हैं अपना हमारे पास डेटा किस टाइप का है, हमारे पास डेटा की वेरिएशन क्या चल रही है। तो डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। वो जैसे अगर हाइट का डेटा देख रहे हैं किसी क्लास का, तो अगर 10 क्लास का हाइट का डेटा देख रहे हैं तो वो सब 4.5 से लेके 5.5 या 6 फीट तक के दरमियान जो है वो आपको मिल जाएगा डेटा। अगर क्लास 1 का देख रहे हैं तो वेरिएशन इतनी ज़्यादा आपको डेटा के अंदर मिलती नहीं है। तो क्लास 1 का अगर डेटा देख रहे हैं आप हाइट का, तो आपको एवरेज जो मिल जाएगा वो आपको 2 फीट से लेके 2.5 फीट्स तक के बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो देखें वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है डेटा के अंदर। तो 2.0 से 2.5 के दरमियान होगी या 3 के दरमियान होगी। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर डेटा देख रहे हैं आप, अगर टेम्परेचर जो आप जुलाई में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं, तो आपको अ, इधर इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जुलाई में टेम्परेचर देखना है तो 35 के दरमियान मिल जाएगा। तो डेटा के अंदर देखें सिर्फ 10 नंबर्स की वेरिएशन है। तो इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी डेटा के अंदर कभी भी। अच्छा, अब हम ये वाला डेटा देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप का डेटा है। डेटा जो हमारे पास 2 डिजिट में चल रहा है डेटा, इसमें डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, 2 डिजिट चल रहा है। एक यूनिट पोजीशन है और एक ये 10 पोजीशन है। तो इन दो वेरिएशन हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि एक वेरिएशन यानी कि 10 वाली पोजीशन जो हम लोग स्टेम को दे दें और यूनिट वाली पोजीशन जो हम लोग लीफ को दे देते हैं। तो ये मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये जो आपके पास ये जो 2 है और ये जो 8 है, इसको 8 वाली पोजीशन को हम स्टेम दे देंगे, स्टेम को दे देंगे हम लोग जो 10 वाली पोजीशन, और ये जो यूनिट वाली पोजीशन है हमें इसको लीफ को दे देंगे। तो ये दो वेरिएशन हमें अलाउ होती हैं, दोनों वेरिएशन हमने फिट कर दी। अब नहीं भी फिट, अगर नहीं भी पता चलता तो हमें इस सवाल में तो इसने खुद से बताया हुआ है कि आप इस टाइम को जो है ना 1 2 3 ले लें। तो वो उसने खुद से गाइड कर दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं ये सवाल। सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 98 आ रही है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, यानी कि इस टाइम हमने स्टार्ट करना है 1 से लेके 9 तक जाना ही जाना है। अगर मिनिमम वैल्यू 2 से आ रही होती तो 2 से 9 तक जाते, 3 आ रही होती मिनिमम तो 3 से 9 तक जा रहे थे। अगर 8 आ रही होती मैक्सिमम वैल्यू तो 3 से लेके 8 तक जाते हम। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया था पहले से कि हम मैक्सिमम मिनिमम देख लें। फिर इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं, तो रेंज 88 तक आ रही है मेरे पास। मिनिमम से मैक्सिमम डेटा जो है वो 88 तक का डिस्टेंस आ रहा होगा, आपके पास यूनिट आ रहे होंगे 88 यूनिट। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। हम अपना कॉलम बनाते हैं। जब भी आपने स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है तो आपने 3 कॉलम बनाने हैं। एक स्टेम का कॉलम बनाना है, एक लीफ का कॉलम बनाना है और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैं बता दूंगा आपको, बहरहाल हम लोग स्टेम तो लगाएं यहाँ पर। स्टेम में आपके पास सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको पता होना चाहिए ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं असल में ये 10 से स्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा, अब लीव स्टार्ट करते हैं। देखें ये तो हमने स्टेम तो डिसाइड कर लिया था, अब लीव के अंदर हमने यूनिट पोजीशन रखनी है। तो अब हम जो है ना डेटा जो अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला नंबर मैं अपने स्टेम एंड लीफ प्लॉट के अंदर उठा दूंगा।
तो ये 2 लिखा हुआ है तो यानी कि ये इस जगह पर आएगा। 20 है यानी कि 23 और 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये एक डेटा पॉइंट मेरे पास इधर इनपुट हो गया, ये 23 कहलाएगा। फिर 6 0 आ रहा है मेरे पास, तो 6 ये आ गया और 0 यहाँ पर आ गया। फिर 7 9 है, 7 9 उतारता हूँ मैं, 7 ये आ गया और 9 आ गया, 79 हो गया। अच्छा, इस तरह आपने जो है ना टिक करते रहना है बार बार। 32 हो गया। टिक करने से ये होगा कि आपने बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है, रॉ वाइज चलना है और टिक करते रहना है, ताकि आपका कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा नहीं उतार लें आप, और जो है कोई भी वैल्यू जो आप मिस ना कर दें। 57 हो गया तो 7 आ गया ये। फिर 74 हो गया। अच्छा, अब 74 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात आगे जाके सवालात में ज़रूरत पड़ेगी हमें कॉमा लगाने की। यहाँ पे भी लगा दें तो भी मसला नहीं है, और नहीं लगाएं तो भी मसला नहीं है। 52 और 70 और 82 और फिर 36, फिर 80 और फिर 77, फिर 81, फिर 95 41, 95 41 और फिर 65 92, 65 और ये 92, फिर 85 और 55, 85 और ये 55, 76 52, 76 52, 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 64 75, 64 और ये 75, 78 25, 78 और ये 25, सॉरी ये गलत जगह लगा दिया, 25, 80 और 98, 80 और 98। अच्छा, अब देखें ये 0 जो है ना 2 दफ़ा आ रहा है, तो आपने जो है ना 2 ही दफ़ा लिखना है, जितनी दफ़ा भी आएगा उतनी दफ़ा भी लिखना है, तो वरना तो आपका डेटा कम होता चला जाएगा ये। तो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उतनी दफ़ा रिपीट करते रहेंगे आप। अच्छा, आखिर में हमने इसको अरेंज भी करना है, तो ये इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट करा हुआ है, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इस इंटरवल के अंदर कितने टाइम्स अपेयर हुआ है नंबर। तो ये 1 2 और ये 3, तो 3 टाइम्स अपेयर हुआ है इसके अंदर नंबर। इस इंटरवल के अंदर 2 दफ़ा अपेयर हुआ है नंबर। इस इंटरवल में 3 नंबर अपेयर हुए हैं, और इस इंटरवल में आपके पास 1 2 3 4 4 नंबर अपेयर हुए हैं। 1 2 3 4 5 5 नंबर अपेयर हुए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर अपेयर हुए। इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तो अब ये हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन गया है। तो पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये फ्रीक्वेंसी आप देख लेगा, इसका टोटल जो है, इसका जो टोटल आएगा वो इन सब वैल्यूज़ के बराबर आएगा, जितनी टोटल नंबर ऑफ डेटा इन्होंने गिवन दिया हुआ है तो उसके बराबर आएगा ये। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्ट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एंड ड्रॉ एस्टिमेट ऑफ ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कस द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस भी बता देता हूँ मैं क्या होगी। पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास बनी हुई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनी हुई हमारे पास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में बता देता हूँ क्या होती है। वापस पीछे जाते हैं, सबसे पहले इसको टोटल करना पड़ेगा हमको, तो इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ जो थी, ये मेरे पास n इज़ इक्वल्स टू 60 है। तो ये फ्रीक्वेंसी को आप टोटल करेंगे तो ये भी 60 आना चाहिए टोटल। 60 नहीं आना ही चाहिए, क्योंकि आपने वो एक एक करके कॉपी किया है। नहीं आ रहा तो फिर आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आपने कौन सा नंबर छोड़ा है। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये असल में परसेंटेज होती है कि इस इंटरवल में कितने परसेंट जो है वो डेटा मौजूद है।
तो उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलती है कि परसेंटेज, अब परसेंटेज जो होती है वो टोटल से डिवाइड करके निकलती है। तो 3/60 करेंगे, फिर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/60, ये भी 3/60, 4/60, 5/60, 11/60, 14/60, इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे। इसको हम पॉइंट्स में करके लिख देंगे कि पॉइंट्स में कितना वैल्यू आएगी है। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर देखें तो ये आ जाएगी मेरे पास 1/20 और ये आ जाएगी 0.05। तो इस तरह पॉइंट्स में करके हम लोग इसको लिख लेंगे ताकि हमें सही से जो है ना डिफरेंस पता चल जाए आपस में सब में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करूँगा तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास। अब हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो होता है वो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल चल रहा है, आपके पास ये जो एक्स वेरिएबल है, ये इसके दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो आपके पास ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो आपने एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल लेना है और वाई एक्सिस पे आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है या फिर फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। तो इसके दरमियान जो भी ग्राफ होता है, रैंडम वेरिएबल के और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो भी ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम बोलता है। अच्छा, ये ग्राफ नहीं इस तरह से नहीं होता, ये असल में बार चार्ट होता है ये। तो आपके पास बार चार्ट बन जाएगा कोई इस तरह करके बार चार्ट बनेगा। हिस्टोग्राम हमेशा बार चार्ट की सूरत में होता है और ये फिक्स बात है हिस्टोग्राम में कि वो रैंडम वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा। तो फिर वो आपको बाद में आइडेंटिफाई करके देगा हिस्टोग्राम। अच्छा, उसकी शक्ल भी इसी तरह की बनेगी, कुछ यहाँ से यूं करके इस तरह की शक्ल शेप बनेगी। इसको आप जो है इसको अगर आप रोटेट करेंगे एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे एक दफ़ा तो इस तरह की इसकी शक्ल बनेगी। वो अभी बनती है तो फिर मैं दिखाता हूँ। तो इसीलिए इसको भी प्लॉट बोलते हैं। ये भी आपको जो है ना हिस्टोग्राम का थोड़ा सा दिखा देता है, आइडिया दे देता है हिस्टोग्राम का, थोड़ा सा नहीं पूरा कंप्लीटली आइडिया दे देता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए मुझे चाहिए एक्स वैल्यूज़। अब एक्स वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? सबसे पहले ये मैं जो मेरे पास जो इंटरवल चल रहा है ना, ये इंटरवल, इस इंटरवल को मैं लिखता हूँ। ये इंटरवल 1 जो है ना, ये असल में 1 नहीं था, ये मेरे पास था 10 से लेके 19 तक का इंटरवल था। ये जो 2 था ना मेरे पास, अब मैं जो हूँ ना एक शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट इधर से इधर डेटा कॉपी कर रहा हूँ। वरना मैं इसको डायरेक्ट क्लास इंटरवल भी बना सकता हूँ। मैं आगे वाले सवालात में मैं डायरेक्ट क्लास इंटरवल बनाऊंगा। अच्छा, 2 का मतलब था हमारे पास 20 से लेके 29 तक का डेटा है। तो ये क्लास इंटरवल मैं इनको एज इट इज़ उतार लेता हूँ। 10 से लेके 19 तक है पहला, फिर 20 से लेके 29, फिर 30, नाइन्टी, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास 39, 49, 59, फिर 69, 79, 89। अभी नीचे लिख नहीं रहा है ये, यहाँ पे 99 आ जाएगा। अच्छा, अब एक्स की हमें जो ना मिड पॉइंट निकालना है। वैसे क्लास इंटरवल से नहीं बनता, हमारे पास क्लास बाउंड्री से बनता है। क्लास बाउंड्री में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्री में मुझे ये और ये सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास बार चार्ट बनेगा ना इसका, उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। बार डायग्राम जो भी बनेगी ना आपके पास, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो वो क्लास बाउंड्री से ही बनाना पड़ता है हमें। लेकिन हम यहाँ पे एक शॉर्ट का अप्लाई करेंगे, हम क्लास बाउंड्री से नहीं बनाएंगे इसको, हम इसको मिड पॉइंट से बनाएंगे। तो मिड पॉइंट बहुत आसान है निकालना। इन दोनों वैल्यूज़ का मिड पॉइंट ये होता है कि इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। तो 10 + 19 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.9, 14.5। तो पहला तो मिड पॉइंट ये आ जाएगा।
तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 14.5, यहाँ पर आएगा 24.5, यहाँ पे आएगा 34.5, और फ्रीक्वेंसी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में उतार लूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी आपको। तो ये सारे मिड पॉइंट आ गए। अब मेरे पास देखें एक्स की वैल्यू आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई। तो एक्स की और फ्रीक्वेंसी की जो भी बार चार्ट बनेगा ना, एक्स का और फ्रीक्वेंसी का बार चार्ट जो बनेगा उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। लेकिन अब इन्होंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये 3/60 आएगा सबसे पहले, 2/60 आएगा, 3/60 आएगा, 4/60 आएगा, और 5/60। तो ये इस तरह से जो है ना हम पॉइंट्स में हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने उतार ली। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम बनाने के लिए। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्टोग्राम बनाना। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये दो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मिड पॉइंट चाहिए था और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो दोनों आ गई मेरे पास। अब ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है बनाना, क्योंकि ये पॉइंट्स वाले नंबर हैं, तो पॉइंट्स वाले नंबर जो है ना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। अच्छा, अब ये सारे इक्वल इंटरवल पे हैं। ये 14.5 के बाद जो 24.5 आ रहा है, वो 10 यूनिट के बाद आ रहा है। इसी तरह अगला भी 10 यूनिट के बाद आ रहा है, अगला भी 10 यूनिट के बाद आ रहा है। तो एक्स की वैल्यूज़ डालना बहुत आसान है मेरे पास। तो एक्स की वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरवल हैं। तो मैं यहाँ पे 9 मार्क लगाता हूँ इक्वल इंटरवल पे। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मैंने 9 मार्क लगा लिए यहाँ पे। एक्स की वैल्यूज़ में लिखता हूँ 24.5, 34.5, और ये 94.5। तो एक्स की वैल्यू मैंने मार्क कर ली। अच्छा, अब मुझे जो है ना फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम नहीं बनाना, मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन इन दोनों की शेप जो होती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी, फ्रीक्वेंसी की भी। तो हम फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बना लेते हैं, और फिर बाद में जो है ना हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि इसमें होल नंबर है, ये आसान होता है ज़्यादा बनाना। तो ये 14 सबसे मैक्सिमम आप देखते हैं, ताकि आप इसको पूरे एक्सेस को अपने यूटिलाइज कर लें। तो यहाँ 15 होगा और यहाँ कहीं 14 होगा। अच्छा, मैंने एक एक इस तरह का नंबर लिख लिया सबसे टॉप पे 15, ताकि मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर दूँ। तो 15 के बाद यहाँ पर नीचे आएगा 10, और यहाँ पर कहीं आ जाएगा 5। तो ये आ गया मेरे पास 5, 10 और 15। अब ये मैं थोड़े नंबर देख के मार्क कर लेता हूँ। एक मेरे पास 3 भी है, तो 3 शायद यहाँ पर आ जाएगा। 4 भी आ रहा है, 4 भी लिखना है मुझे। फिर 4 के बाद 2 भी मिल रहा है मुझे, 2 भी मिल रहा है। फिर 11 भी मिल रहा है, यहाँ पर 11 आ जाएगा। और फिर तकरीबन सारे नंबर मैंने उतार लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट लगाना। तो 14 पर मैं 3 मार्क करता हूँ। तो 14 पर मैंने 3 मार्क करा। फिर 24 पे 2 मार्क करना है। फिर 34 पे जो है 3 मार्क करना है। फिर 4 मार्क करना है मैंने। फिर इसके बाद 5 मार्क करना है। फिर 11 मार्क करना है। इलेवन के बाद है मेरे पास 14। तो ये इस लाइन से नीचे कहीं आ रहा है। उसके बाद दोबारा से 14 है, और फिर इसके बाद 4 है।
अच्छा, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मिड पॉइंट से निकालूंगा। तो मिड पॉइंट जो है, ये दो क्लास बाउंड्री के बीच में जो है ना मिड पॉइंट है, यानी कि इसके यहाँ पर 14 जो है वो एक मिड पॉइंट है क्लास बाउंड्री के बीच में। तो पहला बार डायग्राम बनेगा इस तरह से कि ये बार का जो है ना मिड पॉइंट है, तो इसको मिड में रख के एक बार बना दूंगा मैं यहाँ पर। फिर इसी तरह दूसरे के साथ भी यही करूँगा कि 24.5 को मिड में रख के एक बार यहाँ पे बना देंगे। फिर इसी तरह इसके साथ भी यही करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले के साथ भी यही करेंगे। क्योंकि सेम वैल्यू थी उसको मैंने सीधा ही कर दिया। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आपने इसको चेंज करना है तो ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। ग्राफ यही रहेगा। तो 3 की जगह हम रखेंगे 0.05, और 4 की जगह जो है वो 0.07 रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 0.05, और यहाँ पर आएगा 0.07। अच्छा, 5 की जगह जो आएगा 0.08। इसको मिटाते हैं, 2 को भी मिटाते हैं, 10 को भी मिटा देते हैं, इसका तो कुछ काम ही नहीं था। तो 2 की जगह हमने क्या रखना है, 0.03। और 5 की जगह हमने रखना है 0.08। और 11 की जगह हमने रखना है 0.18। और 14 की जगह हमने रखना है 0.23। तो 23% सबसे ज़्यादा डेटा है 74 और 84 वाले के पास। तो इस तरह से आप जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का भी यही ग्राफ बनेगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी यही बनेगा, सिर्फ एक्सिस का चेंज आता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बस ये बता रहा होता है कि 23% डेटा और प्लस 23% डेटा आपके इस इंटरवल के पास है। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा बहुत जो है रफ सा बना हुआ है। इसका अगर मैं फेयर निकालूं, तो ये इसका फेयर ग्राफ है, जो आपसे भी बन जाएगा फेयर ग्राफ। अच्छा, इसमें ये स्क्यूनेस की बात कर रहा था। तो स्क्यूनेस जो होता है ना, वो टेल बता रहा होता है कि टेल जो है वो किस साइड पर है, तो उसको आप स्क्यूनेस बोल सकते हैं। तो ये लेफ्ट टेल डेटा ही है, तो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है, ये लेफ्ट स्क्यूड बोल सकते हैं आप इसको। क्योंकि ये आप जब इस पे एक रफली एक लाइन ट्रेंड ड्रॉ करेंगे ना, एक जब मैं इस पे अपने वाले पे करता हूँ, तो मैं यूं स्टार्ट करूँगा, तो इस तरह की लाइन ट्रेंड ड्रॉ करी मैंने, इसके ऊपर लाइन फिट करी। तो ये जो है ना, मुझे ये देखें इस साइड पे जो है ना, ये लेफ्ट स्क्यूड आप इसको बोल सकते हैं। ये लेफ्ट टेल की तरफ जा रहा है। तो ये लेफ्ट स्क्यू है, ये स्क्यूनेस मैंने गलत लिख दिया, लेफ्ट स्क्यूड कहलाएगा ये ग्राफ जो है लेफ्ट स्क्यूड है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पे फिट होती है। तो बस इतना ही पूछा था इन्होंने। अब ये जो लेफ़्ट स्क्यूड है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा फिर आएगा मीन के अंदर, मीडियन के अंदर। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी हम आगे देखेंगे। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है इसने, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दी कि ये लेफ़्ट स्क्यूड है। और कंप्यूट सैंपल मीन, मीडियन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आ गया आपके पास मीन
और फिर ये आ गया आपके पास मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब आप इसका ट्रिम मीन निकालेंगे ना, तो ट्रिम मीन भी जो है ना वो इसके आसपास आएगा, मीन के आसपास। तो हालांकि हम लोग जब पहले कर रहे थे ना, ट्रिम मीन निकाल रहे थे, तो वो मीडियन के पास आ जाता था ट्रिम मीन। तो हमें पता चल जाता था कोई आउटलायर था। वो असल में हम जब पहले सॉल्व कर रहे थे ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन को देख के कर रहे थे हम लोग। लेफ्ट स्क्यूड भी होती है, वो राइट स्क्यूड भी होती है, तो दोनों तरफ उसके जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इसको जो है ना आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये, बल्कि आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे आप इसको, लेकिन ये आपको एक नई चीज़ आपको बता रहा है कि आप इसका ट्रिम मीन निकाल भी लेंगे ना, तो भी जो है ना ये मीडियन के पास नहीं पहुंचेगा ट्रिम मीन, ये इधर ही रहेगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास फिर जब ये आप डिसाइड कर लेंगे ना कि ट्रिम मीन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने ये देखना होगा कि मीन आपके पास मीडियन से छोटा आ रहा है या मीन मीडियन से बड़ा आ रहा है। अगर मीन जो है मीडियन से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है लेफ्ट स्क्यूड है, और मीन अगर मीडियन से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि राइट स्क्यूड है। स्क्यूनेस ही चेक करते हैं उसमें। तो उसमें ये एक कर्टेसिस होता है, वो असल में थोड़ा फ्लैट बता रहा होता है, और एक स्क्यूनेस चेक करते हैं। तो ये वैल्यूज़ स्क्यूनेस की होती हैं वैल्यू, तो वो बता रही होती हैं कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। वो नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू से डिसाइड करते हैं। तो बहरहाल वो इसके अंदर टॉपिक नहीं है, तो उधर से भी ये डिसाइड हो सकता है। तो अभी हमने बस डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर ली कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे सवाल ख़त्म होता है। उसने बोला था कि स्क्यूनेस क्या है, लेफ्ट स्क्यूड। हमने बता दिया कि लेफ्ट की तरफ टेल जा रहा था, अगर राइट की तरफ टेल जा रहा होगा तो राइट स्क्यूड कहलाएगा वो।